Hello dear students, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the average speed and average velocity. अब हम औसत चाल और औसत वेग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इससे पर आधारित एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो औसत चाल औसत वेग ये इनके संकेत हैं। औसत का मतलब कुल से होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चाल जो थी दूरी बटे समय थी, तो औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल समय में चली गई कुल दूरी, यानी किसी वस्तु द्वारा कुल समय में चली गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। ओके, लेकिन औसत वेग होगा, समय तो कुल ही होता है, कुल समय, लेकिन विस्थापन जो है वो कुल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वेग विस्थापन से मिलता है। तो यहाँ विस्थापन जो होगा परिणामी या नेट विस्थापन बटे कुल समय। तो बस यही एक चेंज है, ध्यान रखिएगा कि विस्थापन कभी कुल नहीं होता, ठीक है। ये नेट होगा, रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। तो औसत वेग ये है, यानी औसत चाल किसी वस्तु द्वारा कुल समय में चली गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा कुल समय में प्राप्त परिणामी विस्थापन को औसत वेग कहते हैं। ये इनके सूत्र होंगे, मात्रक वही रहेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि दूरी अदिश होती है और विस्थापन सदिश होता है, इसलिए ये अदिश और सदिश है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करने के लिए इन पर आधारित अनुप्रयोग एप्लीकेशन। तो हम पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन फर्स्ट है। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दे कि कोई वस्तु किसी भी बिंदु तक जाती है और पुनः उसी बिंदु पर वापस लौट आती है, पहला केस, ए से बी तक मान लेते हैं x दूरी है, कोई वस्तु v1 km पर h से जाती है और v2 km पर h से लौटकर पुनः बिंदु A पर आ जाती है, ठीक है। दो केस और बनेंगे कि जब ये वस्तु यहाँ जाए और यहीं रुक जाए, ठीक है, और या तो ये वस्तु जाए और कुछ वापस आए, पूरा वहीं पर वापस ना आए। तो पहली स्थिति हम डिस्कस कर रहे हैं, ए से बी तक गई और बी से ए तक पुनः आ गई। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में जब भी हम कुछ करते हैं तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य बिंदु होता है समय। आप घर से स्कूल चले, कितना समय बचा हुआ है चल पहुंचने के लिए, कितनी देर में पहुंचेंगे, किसी के यहाँ जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, सिर्फ एक ही लक्ष्य, कितने किलोमीटर जाना है और समय क्या लगेगा। तो पहला काम हम भी यहाँ पर समय ही करेंगे। तो ए से बी तक जाने में मान लीजिए कि t1 समय लगा और b से a तक आने में t2 समय लगा। तो समय बराबर दूरी बटे 4 v1 और t2 हो जाएगा x अपॉन v2। तो कुल समय निकाल दीजिए, तो x 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, यानी x v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये आ जाएगा कुल समय। अब देखिएगा कुल दूरी, इसको हम कैपिटल D1 लिखे दे रहे हैं। तो x जाने में लगा और x आने में लगा, तो 2x हो जाएगा। लेकिन नेट विस्थापन कितना होगा, इसको हम D2 मान लिया, x गया और उल्टा उतने वापस आ गया, तो विस्थापन 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जितने स्टेप वो जिस रफ्तार से चल रही हो उतने समय अंतराल को पहले हम हल करेंगे। हम दो केस हुए हैं, यहाँ से जाती v1 रफ्तार से, आती v2 रफ्तार से है, तो t1 t2 निकाला, इनमें लगे हुए समय कुल कर दिया और कुल दूरी और नेट विस्थापन निकाल दिया। अब हम औसत चाल निकालेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो x v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 अपॉन ये जो d की वैल्यू है वो 2x है, ये आ जाएगी। तो x से x कैंसिल आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन
v1 प्लस v2, और औसत वेग जो होगा नेट विस्थापन बटे समय, और नेट विस्थापन 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, अब हम दूसरा केस हल करते हैं। मान लेते हैं कि ये वस्तु A से B तक सिर्फ जाती है और यहीं रुक जाती है B बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि इसकी पहली आधी दूरी v1 रफ्तार से जाती है और बची हुई आधी v2 रफ्तार से जाती है। कोई जरूरी नहीं कि आधी ही तय करे, आप कैसे भी मान सकते हैं। 1/3 मान लें पहले, फिर बची हुई 2/3 हमने 2 स्टेप में लिया, आप 3 स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। तरीका इसका वही रहेगा, जितनी ये पहले चली इसमें समय t1, फिर आगे जो चला वो t2, इस तरीके से। अगर 3 स्टेप में पूरी होती तो ये t1 t2 t3 हो जाता। समय हो जाएगा t1 दूरी बटे 4, तो x/2v1। इसी तरीके से t2 हो जाएगा x/2v2। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 x/2 1/v1 प्लस 1/v2 xv1 प्लस v2/2v1 v2। देखिएगा दूरी, कुल दूरी जो है हमने d1 से डिनोट किया है x/2 प्लस x/2 इक्वल टू x, और नेट विस्थापन जो है x - 0 x ही रहेगा, क्योंकि जितना चला है उसमें कुछ भी वापस नहीं हुआ। तो औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी d1 x/x v1 प्लस v2/2v1 v2। तो ये आ जाएगा 2v1 v2/v1 प्लस v2। इतने के लिए हम पढ़े, और औसत वेग भी यही आएगा x/d2/t, यानी 2v1 v2/v1 प्लस v2। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई केस संभव है कि औसत चाल और औसत वेग दोनों ही बराबर हों? तो हाँ, ये तब संभव है जब कोई वस्तु किसी लक्ष्य बिंदु तक जाए तो, लेकिन कुछ भी वापस ना हो। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में कुल दूरी और परिणामी विस्थापन बराबर होंगे, और तब औसत चाल और औसत वेग के मान दोनों ही बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड केस है। अब हम थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन इसी से रिलेटेड। उसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये केस है, यहाँ पर A से B तक मान लेते हैं पहली 1/3 v1 रफ्तार से, बची 2/3 v2 रफ्तार से, और 1/4 v3 रफ्तार से गाड़ी वापस भी आती है, या कोई वस्तु वापस भी आती है। पहले 1/3 v1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तथा शेष 2/3 v2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तथा अब वस्तु 1/4 पूरी लंबाई की 1/4 लंबाई v3 रफ्तार से, v3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस लौट आती है। अब इसकी औसत चाल और औसत वेग क्या होगी। तो मान लिया यहाँ टाइम t1, यहाँ t2 और यहाँ t3। तो देखिएगा t1 होगा x/3/v1 x/3v1, t2 होगा 2x/3/v2 2x/3v2, और t3 होगा x/4/v3, तो x/4v3। तो अब यहाँ पर टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t की वैल्यू आ जाएगी, x कॉमन ले लीजिए 1/3v1 2/3v2 और 1/4v3। आप एलसीएम ले सकते हैं 12v1 v2 v3। तो ये आ जाएगा t4 v2 v3 प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 v1 v3 प्लस 4 3 जा 12 3 v1 v2।
ये आ जाएगा टोटल समय। अब देखिएगा कुल दूरी कितनी होगी, x/3 प्लस 2x/3 प्लस x/4, यानी ये आ जाएगा 5x/4, ठीक है ना। और परिणामी विस्थापन कितना होगा, ये देखिए पूरा x/3 गया, 2x/3 गया और x/4 वापस आया, माइनस हो जाएगा, तो ये पूरी दूरी x हो जाएगी, x में x/4 घटेंगे तो 3x/4। और अब हम फाइनली औसत चाल d1/t और औसत वेग d2/t यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन केसेस में औसत चाल और औसत वेग के मान ज्ञात कर सकते हैं।